नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, कोई लहर, कोई मुद्दा या कोई चेहरा यूं होता ही है जो किसी दल की सियासी नैया पार लगाता है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक जिन मुद्दों को हवा दे रही है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो 2023 के चुनाव को 24 की प्रयोगशाला के तौर पर भी देख रही है। इसमें कांग्रेस से 20 साल पहले का हिसाब मांगना शामिल है, आदिवासी मुद्दे शामिल हैं, पीएम के चेहरे पर ही विधानसभा के चुनाव में उतरना है, ये भी शामिल है, और एक नहीं अनेक यात्रा निकालना है, ये भी शामिल है। इसी यात्रा की कड़ी में जब बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह आदिवासी इलाके मंडला पहुंचे तो चुनाव से पहले एक और नए मुद्दे को हवा दी। अमित शाह ने कहा कि जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो बात देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यकों के अधिकार की होती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से बात आदिवासी दलितों की सरकार की होने लगी है। शाह के इस बयान को चुनाव से पहले सियासी ध्रुवीकरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्या बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे चुनाव में जीत की उसकी राह को आसान करेंगे? यह मुद्दा कुछ और भी होगा। आज इसी मुद्दे पर पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। तेईस का चुनावी किला फतेह करने के इरादे से निकल रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में अमित शाह गरजे और जमकर गरजे। इरादा संगठन के लिए चुनाव में 150 पार का टारगेट सेट करना तो था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा 23 के चुनाव में 24 की बिसात बिछा देना भी। मंडला में अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस को जमकर कोसा और बात दिग्विजय सिंह कमलनाथ से होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंची। मुद्दा बना अल्पसंख्यक बनाम आदिवासी। कमलनाथ और बंटा धार की केंद्र में सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गत्वा 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है। आदिवासी इलाके मंडला से कही गई अमित शाह की इस बात के सियासी मायने इसलिए भी हैं क्योंकि अकेले मध्य प्रदेश में 80 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी चुनावी जीत में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीजेपी का फोकस चुनावी रणनीति में हर लिहाज से आदिवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यक बनाम आदिवासी का जो मुद्दा निकला है उसके दूर तलक जाने के संकेत मिलने लगे हैं। तो जो गृह मंत्री अपने प्रदेश में मंदिर सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा हो, वो सनातन धर्म का रक्षक कब से हो गया? मैं गर्व से कहता हूं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के खजानों पर अल्पसंख्यकों का हक है। इसलिए उनका हक है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हिंदुस्तान में असुरक्षित कर रखा। बीजेपी मध्य प्रदेश में 5 स्थानों से जनता का आशीर्वाद लेने यात्राएं निकाल रही है। रणनीति के मुताबिक चुनाव किसी एक फेस को सामने करके लड़ने के बजाय मुद्दों के आधार पर लड़ना है। इनमें 20 साल के हिसाब से लेकर सरकार की योजनाएं गिनाने जैसे मुद्दे तक शामिल हैं। अल्पसंख्यक बनाम आदिवासी का जो नया शगुफा अमित शाह ने छोड़ा है, वो चुनावी माहौल में क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए एक खास पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सुदेश शर्मा जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे रायपुर स्टूडियो से वो हमारे साथ हैं। शर्मन नगेली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। गोविंद मालू जी, सबसे पहले
मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी तक तो जो विषय हम देख रहे थे, जो पहले के कार्यक्रम हुए उसमें आप लोग 20 साल पहले का हिसाब मांग रहे थे, आदिवासियों की भी हालांकि बात हो रही थी, यात्राएं भी निकल रही हैं, लेकिन आज एक नया विषय आया अल्पसंख्यक बनाम आदिवासी। तो ये जो है क्या माना जाए एक और नया मुद्दा है 2023 में जो चुनाव अब बस कुछ दिन में होने वाले हैं आप लोगों का? देखिए, हमारा तो विकास मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के कारनामों को उजागर करने के लिए अलग अलग फोरम पर अलग अलग नेता 10,000 तक के कारनामे इनके हैं, उससे भी कई गुना अधिक हैं। उसके लिए तो बहुत लंबी फहरिस्त है जो हर जगह पर अभिव्यक्त होगी और वो याद दिलाई जाएगी जनता को कि किस ढंग की राजनीति करते हैं, किस ढंग से देश चलाते हैं, किस ढंग से प्रदेश चलाते हैं और किस ढंग से समाज को बांटते हैं और तोड़ते हैं। ये जो इनकी कांग्रेस की नीति है और जो नियत है उसको अलग अलग जगह मुखरित करने का काम हमारे नेता करते हैं। तो मुद्दा हमारे लिए केवल विकास है, जन कल्याण है, सामाजिक सरोकार है, सर्वधर्म समभाव है। हम उस पर काम करते हैं और हम उसी पर करते रहेंगे। लेकिन जो पिछले 60 साल में इस देश को, इस प्रदेश को कांग्रेस ने दिया है उसका भी उल्लेख करना निहायत जरूरी इसलिए है कि उन्होंने इन पापों का कभी प्रायश्चित नहीं किया। हम तो जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, इस बहाने हम उनको याद भी दिला रहे हैं कि इनका भी हिसाब इनसे मांगिए कि इन्होंने क्या क्या किया है। इसलिए माननीय अमित शाह जी ने इन बातों को रेखांकित किया है, वो मैं समझता हूं कि वो विचारणीय है और जनता इस पर जरूर मतदाता विचार करेगा। और कांग्रेस के जो नेता आएंगे, मालू जी, मेरा एक छोटा सा एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हम विकास की बात को लेकर जा रहे हैं, तो विकास की बात में क्या जो अल्पसंख्यक हैं वो शामिल नहीं है? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ठीक है, मनमोहन सिंह ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि वो पहला जो हक है तिजोरी पर, देश की तिजोरी पर अल्पसंख्यकों का होता है, आपने कहा कि जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उनकी बात की, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि अल्पसंख्यकों का भी है, आदिवासियों का भी है, दलितों का भी है? ये तीनों कहते थे तो डेवलपमेंट तो सबके पास पहुंचना चाहिए ना। देखिए, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे विकास से कोई भी वर्ग अछूता नहीं हो, चाहे वो आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो। हमारी कोई भी योजना, हमारी हर योजना, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना या केंद्र की आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सबको समान रूप से उसका लाभ मिला है। इसलिए हम किसी वर्ग विशेष के तुष्टिकरण की बात नहीं करते। ये तो तुष्टिकरण के लिए बोलते हैं, पहला हक उनका, दूसरा हक किसका, तीसरा हक किसका। देखिए, हम ये बात नहीं करते। जो हमारा समाज का पिछड़ा तबका है, जो आदिवासी वर्ग है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? कभी संवैधानिक दर्जा दिया उनके आयोग को, कभी राष्ट्रपति बनाया उनके किसी व्यक्ति को, ये कभी भी उनके सामाजिक उत्थान के काम उन्होंने नहीं किए। लेकिन हमारी सभी योजनाएं, सामाजिक सरोकार की समस्त योजनाएं वो सभी वर्गों के लिए, इसलिए कहने की आवश्यकता ही नहीं। हम तो विकास के लिए जो हमारी सारी जो पेशकश है, जो हम विकास के आंकड़े, हम जो विकास की बात हम जो गिना रहे हैं, 20 साल तक मध्य प्रदेश को किस विकसित राष्ट्र में खड़ा कर दिया, विकासशील राष्ट्र में। ठीक है मालू जी मैं आऊंगा आपके पास। स्वदेश शर्मा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। स्वदेश शर्मा जी, कि आप लोग जब थे तब क्या बातें होती थी, ये अमित शाह जी ने कहा है, आज जब वो ये बात करते हैं तो क्यों आपको लगता है कि वो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कर रहे हैं, जबकि वो तो कहते हैं कि जब आप लोग थे तब तुष्टीकरण होता था? देखिए शरद जी, तुष्टीकरण मैं देख रहा हूँ तब से है। 1992 में जब देखा था आपने, जब अयोध्या में जिस तरह का उपद्रव हुआ, कई राज्यों में उसी की आग हमें जलती हुई दिखाई दी, उसी की आंच में झुलसे राज, तब सरकारें भी गई। कुल मिलाकर के ये हिंदू मुस्लिम अगर न करें तो भारतीय जनता पार्टी के न नेता के पास न प्रवक्ता के पास बोलने के लिए। और अगर ये बात करते हैं तो ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में सब भाई भाई। इनमें जो सबसे कमजोर है निश्चित रूप से देश की प्रदेश की तिजोरी में उसका विकास पहले है, जो सबसे कमजोर है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन ये कर रहे हैं राजनीति। अब बताइए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद सेकेंड पायदान का व्यक्ति होता है और माननीय गृह मंत्री का इस तरह से बयान देना, मैं समझता हूँ विश्व भर के लिए लज्जा से डूब मरने वाला बयान है। ऐसे बयान देना ही नहीं चाहिए इन्हें कभी, क्योंकि गृह मंत्री पूरे देश का है, किसी एक वर्ग का नहीं है। राज्यसभा अल्पसंख्यकों की बात करें तो आज इंडिया गेट पर जाओ, इंडिया गेट पर जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें तकरीबन 80%, 75-80% तो अल्पसंख्यक लोगों के नाम लिखे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी किसी भी आप पत्रकार को बोल दो या भाजपा पार्टी के नेता को बोल दो, वो जाके इंडिया गेट पर पढ़िया शहीदों के नाम लिखे हैं। तो ये देश को आजादी दिलाने में
सबका योगदान है, वो सबका देश है, इसीलिए ये भारत है। तरह तरह की ठीक है, भाषा है, तरह तरह की सुदेश शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। शर्मन नगेली जी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हैं। शर्मन जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो निकल रही है। चित्रकूट से शुरुआत हुई, मैं चित्रकूट में मौजूद था जिस वक्त में यात्रा हुई। हमने चित्रकूट में देखा जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इस यात्रा का आगाज़ किया। वहाँ का भी उनका जो भाषण था वो देखा विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर केंद्रित था कहीं ना कहीं। आज भी हम अमित शाह जी का अगर देखें मंडला का पूरा भाषण, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा प्रमुखता से वो उठा रहे हैं। चाहे मनमोहन सिंह की हम बात करें या स्टालिन जो इन्होंने जो बयान दिया सनातन धर्म को लेकर उसकी बात करें, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में नवंबर में, उसे एक प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है बीजेपी के? उसमें 24 के जो मुद्दे हैं वो भी देख लिए जाएं, कितने काम करेंगे? देखिए माननीय शरद जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की और सवाल भी आपका बहुत अच्छा है। मेरे को संदर्भ याद आ रहा है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी 2 किताब लिखी, माई कंट्री माई लाइफ, मेरा गांव मेरा देश। उसमें इस बात का उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और उनकी वो किताब भोपाल में ही उसका रिलीज़ हुई थी और जो आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी ने उनकी किताब का विमोचन भोपाल में किया था। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। उन्होंने उस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। ये आडवाणी जी ने आज से करीब 15-20 साल पहले इस बात को कह दिया था और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते चले आए हैं और ये उसी की परिणति है कि जो आज का आपने माननीय अमित शाह जी का जिक्र किया, माननीय नड्डा जी का जिक्र किया, ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं, वो पुरानी चीज़ों को देखकर चलते हैं, तो वो संदर्भ उनकी जानकारी में रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह का प्रयोग करने की परंपरा चालू की है। अब ये क्यों कर रहे हैं प्रयोग? देखिए, मेरे 2-3 संदर्भ देना चाहूँगा माननीय शरद जी। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई राष्ट्रीय नेता राज्यों में जाता है चुनाव के दौरान या मीडिया से बातचीत के दौरान, तो वो रीजनल लेवल पर बातचीत बहुत कम करते हैं। उनके मुद्दे, उनकी बातचीत का जो पूरा का पूरा लब्बो लुभाव रहता है वो राष्ट्रीय स्तर का रहता है। अब चूंकि अमित शाह जी मध्य प्रदेश आए हैं, मंडला आए हैं, चुनाव एक साथ 5 राज्यों में होना है, तो उसका वो जो 5 राज्य हैं वहाँ तक मैसेज जाए और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी अभी से वो मैसेज या अभी से अपनी बिसात बिछाने की कोशिश में मुद्दों के माध्यम से लग जाते। एक तो ये है। दूसरा मेरा एक और कहना है कि देखिए, जो माननीय अमित शाह जी के आपने जो संदर्भ की बात कही आदिवासियों को लेकर, तो देखिए मेरा यहाँ ये स्पष्ट कहना है कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 2002 से लेकर 2023 तक का एक डेटा है। मैं एक पत्रकार के नाते बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन भी करता हूँ कि मध्य प्रदेश में आदिवासी कार्य मंत्रणा परिषद का जब से गठन हुआ है तब से लेकर लगातार बैठकें होती रही हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल से बैठकें नहीं हुए। जैसे 22 में नहीं हुई है, 20 में हुई थी, 21 में हुई, 23 में हुई। तो मध्य प्रदेश सरकार और उसके 19 में भी हुई। तो मध्य प्रदेश की सरकारें, चाहे कमलनाथ जी रहे हों, चाहे माननीय शिवराज जी, ये आदिवासियों पर इनका फोकस रहता है और उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। माननीय शिवराज जी तो लगातार कर रहे हैं, बहुत सारी उनके लिए योजनाएं लेकर आए। अब मैं एक और संदर्भ देना चाहता हूँ, यदि समय आपका संक्षिप्त में है, वैसे समय है हमारे पास, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात खत्म कीजिए आप। नहीं, देखिए, मैं एक संदर्भ और देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की 82 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उनमें से जिस दल के पास इनकी सीटें सर्वाधिक चली जाती हैं उनकी सरकार बन जाती। जैसे 18 में जो 47 सीट थी ट्राइबल की, उनमें से 30 सीट जो है ना भारतीय जनता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जीती और 16 सीट बीजेपी को मिली। और एससी की जो 35 सीट है उसमें से 17 सीट कांग्रेस को मिली और 18 सीट बीजेपी को मिली। तो मेरा कहने के पीछे आशा ये है कि जिस दल के प्रति इस वर्ग का रुझान हो जाता है उस दल की सरकार बन जाती है। ठीक है, मैं गोविंद मालू जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। जैसा कि शर्मन नगेली जी कह भी रहे थे कि एक जो गणित है ट्राइबल का, वो निश्चित तौर पर ये बात तो निर्धारित है कि 80 से ज़्यादा सीटें हैं, तो ट्राइबल जिसके साथ जाएगा संभव है कि सरकार भी उसी की बनेगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब आपके नेता हम देख रहे हैं इस बार की पूरी कैंपेनिंग को, अगर हम करीब से देखें
तो अतीत की बात ज़्यादा कर रहे हैं। 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की तुलना करेंगे, मनमोहन सिंह के सरकार के जो स्टेटमेंट हैं उसकी बात करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, चाहे हम लाडली बहना की बात करें, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उसकी बात करें, उन योजना के बजाय बड़े नेताओं का फोकस अतीत के सवालों पर ज़्यादा है, प्रश्नों पर ज़्यादा है विपक्ष का? इससे आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कुछ नुकसान भी हो जाता है, बजाय डेवलपमेंट की बात करने के अतीत की बात करो? जब अतीत की बात होगी तो सवाल फिर आपसे भी पूछे जाएंगे। मालू जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा से संपर्क करेंगे। मैं स्वदेश शर्मा जी से जानना चाह रहा हूँ। स्वदेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल जितने उठाए जा रहे हैं विपक्ष पर, खास तौर से कि 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, उससे तुलना की जा रही है 20 साल पहले के, और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान में क्या हुआ, इसको लेकर आप लोगों की कुछ काउंटर स्ट्रेटजी है या नहीं है? देखिए शरद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और पत्रकारिता का अर्थ ही अगर है तो प्रमाणित होना चाहिए, और प्रमाणित आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, 18 साल की सरकार में कुछ भी दिया नहीं है इन्होंने। अगर दिया होता तो उसको बखान करते हैं। अब आप बताइए, 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। जो बच्चा 2003 के बाद पैदा हुआ होगा उसे तो कांग्रेस की सरकार देख ही नहीं है। वो तो आपको देख रहा है कि जिस तरह से आप नचा रहे हैं लोगों को। जन आशीर्वाद यात्रा की बात करो तो उसमें विरोध आपकी जनता कर रही है। विकास यात्रा को 160 विधानसभाओं में खदेड़ दिया जनता ने इनकी। अब जन आशीर्वाद का पंचनामा तैयार हो गया, और मतलब जो नेतृत्व भी नहीं कर पा रहे शिवराज सिंह जी चौहान, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से नेतृत्व किया है। सारी कमांड किनके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। यहां तक कि जो 2003 में सरकार की चाबी भाजपा को सौंपी थी उमा भारती जी ने, उन उमा भारती जी को कितना दरकिनार कर दिया है जन आशीर्वाद यात्रा में, उनको पूछा नहीं गया। उनने भी स्पष्ट कर दिया कि अब मैं उसके समापन में भी नहीं जाऊंगा, भले प्रधानमंत्री जी क्यों ना आ जाए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवराज महाराज और नाराज, तीन गुटों में भाजपा बटी हुई है, और ये दिखाई भी देने लगा है अब तो। इसलिए पिछली बातें, अतीत की बातें निकाल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉलराइजेशन हम कर पाए तो कर ले। माननीय गृह मंत्री ने जो बयान दिया, निश्चित रूप से मैं तो हास्यास्पद कहूंगा। मैं समझता हूं वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं नगेले साहब, अगर वो भी चाहे तो वो मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वो भी ये पाएंगे कि किसी भी देश के गृह मंत्री को चुनावी भाषण में इस तरह के भाषण का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी वर्ग विशेष को टारगेट करके आप इस तरह की आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं समझता हूं देश। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, मैं मालू जी के पास जाना चाह रहा हूं। मालू जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये था इससे पहले कि जब आप अतीत की बात करेंगे, अतीत के जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मनमोहन सिंह सरकार की बात करेंगे, उनके दौरान के बयानों की बात करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो डेवलपमेंट के काम हैं पिछले 20 सालों के, 3 के बाद के, वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं छूट जाएंगे आपको लगता है? और जब आप अतीत की बात करेंगे तो कुछ सवाल तो आपसे भी फिर पूछे जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, बजाय इसके कि आपकी जो योजनाएं हैं उनकी बात हो, जो आपने किया है 2003 के बाद उसकी बात हो? हमने कुछ किया है और हमने जनता के लिए कल्याण के काम किए, प्रदेश के विकास के किए, आधारभूत संरचना को पुनर्निर्माण किया जो ध्वस्त कर दी गई थी, उसकी बात तो अपनी जगह पर है ही। लेकिन हम उसके पहले का कुशासन याद नहीं दिलाएंगे तो ये चेहरे, कलुषित चेहरे फिर जनता के बीच में जाके फिर बरगलाएंगे, फिर भरमाएंगे। इसलिए हमें ये बात करना पड़ रही है। अगर ये हमारे आइकॉन, देखिए अटल जी हमारे आइकॉन, नरेंद्र मोदी जी हमारे आइकॉन, शिवराज जी हमारा, देखिए सुनो, शिवराज जी हमारे विकास के मॉडल, इनका मॉडल दिग्विजय सिंह मॉडल क्यों नहीं बनाते, मनमोहन सिंह जी को मॉडल क्यों नहीं बनाते ये लोग? उस समय पूरा देश आंदोलित था उनको भगाने के लिए। मेरा ये आग्रह है, उनसे सवाल करेंगे, जनता करके लोगों ने 50-60 साल से, लेकिन आप उसकी चर्चा भी कर लो। ठगा है, ठगी के शिकार लोगों को करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये भी बताएं कि इन्होंने क्यों स्वदेश शर्मा जी बोलने दीजिए, मालू जी को मालू जी को बोलने दीजिए, एक बार मैं आऊंगा आपके पास। वही है बेरूपी जो आ रहे हैं फिर छलने, ये छलिया लोग जो छलने आ रहे हैं, इनसे सावधान रहे। और हमने जो विकास के काम किए हैं, हम किसी भी समाज में जिस ढंग से बांटते हैं, समाज में विमनस्ता फैलाते हैं, डेमोग्राफी बदलते हैं देश की,
देश में वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम उससे नहीं करते। हम सर्वधर्म समभाव, सर्वहित कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सरोकार, हम इस पर भरोसा करते हैं। और हम इस बात को लेकर जनता के बीच में बार बार जाएंगे और बताएंगे कि इन लोगों ने कितना अत्याचार, कितना अन्याय किया है लोगों के साथ। ये संविधान को नहीं मानते, ये तानाशाही लोग हैं और ये वंश परंपरा। अभी आप अमित शाह जी की बात कर रहे थे, अरे भाई आप तो वंश परंपरा से एक गांधी परिवार से गवर्न हो रहे हैं। हमारा तो संगठन ही हमको दिशा दे रहा है, उनसे हम शासित हो रहे हैं और हमको गर्व है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना सशक्त और ठीक है मालू जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सरमन नगेले जी को एक बार निर्देशित होते हैं, हम सरमन नगेले जी से मैं इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप एक मालू जी मैं आऊंगा, ये देश जानता है। जी मालूम। सरमन नगेले जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो बात इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे और मालू जी का भी जो रिएक्शन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि वो भी ये मान के चल रहे हैं कि पुरानी बातें बताना ज़रूरी है कि कैसा हुआ कांग्रेस की जब सरकारें थी तब थी। मैं अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं, मध्य प्रदेश का जो इस बार का चुनाव जिस सिनेरियो में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी इन मुद्दों पर स्टैंड करती है जो कांग्रेस की सरकारों के दौरान किए गए कामकाज को लेकर है, बजाय इसके कि उसकी सरकार ने या उनकी सरकार ने क्या किया? मैं बड़े नेताओं के स्टेटमेंट की बात करूं क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी सुर्खियां बनते हैं। क्या ये प्रयोग बीजेपी का यहाँ सफल होगा 2023 के विधानसभा के चुनाव में? देखिए माननीय शरद जी, ये सफल होगा या असफल होगा ये तो मध्य प्रदेश का जो प्रबुद्ध मतदाता है, जो मध्य प्रदेश की 9 करोड़ के लगभग जनता है, ये नवंबर 2023 में इसका अपना निर्णय सुनाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि जब आप 2003 से अभी 23 के संदर्भ में जब आप तुलना करते हैं तो जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भोपाल में अपना सरकार का 20 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, उससे स्पष्ट हो गया था कि ये विकास और तब और अब उससे जुड़ा हुआ चुनाव में मुद्दा ले जाएंगे। यानी कि पुरानी सरकार जो कांग्रेस की रही है 2003 के दौरान और अभी की बीजेपी की सरकार, उसमें तुलनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक चीज़ें बताएंगे लोगों को कि उनके समय में काम नहीं होता था, हमारे समय में काम हो रहा है, उनके समय में बीमारू राज्य था, हमने विकसित राज्य बना दिया, उनके समय में सड़कें नहीं थी, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ मेरा ये संदर्भ ये है कहने का कि देखिए 2003, 2008, 2013, 2018 इतने चुनाव हो चुके हैं। एक पीढ़ियां बदल गई, मतदाता बदल गए। जो 2003 के पहले मतदाता नहीं थे वो अब मतदाता हो गए, इस बार वोट करेंगे। पहले डिजिटल मीडिया का एज नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अब वो दौर आ गया। पहले 2003 में जो कि सीटों का जो वो था संख्या वो थी तो 230, लेकिन वो सामान्य वर्ग के लिए 155 थी, अब 148 है। पहले अनुसूचित जाति के लिए सीटें कुछ और थी, अब कुछ और है। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कुछ और थी, अब कुछ और है। तो जो अंतर आ रहा है आप इस पर भी गौर कीजिए। और मेरा यहाँ ये कहना है कि मध्य प्रदेश देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो विकास एक सतत प्रक्रिया के तहत होता है और विकास होना सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। वो किसी भी तरह की कोई भी सरकार हो वो लगातार विकास होता रहेगा और लोगों की समस्याएं बनी रहेंगी, उसका समाधान कभी भी संभव नहीं है। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि चलिए ये तो पॉलिटिकल बात हुई जो अमित शाह जी ने आज कहा मंडला की अपनी जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है उसके शुरुआत में, लेकिन एक और बात वो कह गए हैं जो आपके लिए परेशानी वाली हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इस बार का जो टारगेट है वो 150 से ज़्यादा सीटों का है, यानी कि आप लोगों के लिए न तो वो मुद्दे छोड़ रहे हैं न सीटों का टारगेट छोड़ रहे हैं। जी देखिए शरद जी, 2018 में भी यही अमित शाह जब भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने आकर के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली राजधानी में और कहा कि अब की बार 200 पार। हद क्या हुआ, जनता ने नकार दिया। अमित शाह जी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश जान चुका है और अब तो वो लोग जान चुके हैं 2003 के बाद जो लोग पैदा हुए वो आज वोटर हो गए। उनने आपकी पूरी तस्वीर देख ली, आपका पूरा चरित्र देख लिया है और 18 साल के मतदान का अधिकार राजीव गांधी ने दिया था। इस बात को युवा मतदाता समझ रहा है और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाया जाएगा। 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आएगी और मैं समझता हूं माननीय अमित शाह जी को मुंह की खानी पड़ेगी 2018 की तरह। और अब की बार तो प्रचंड बहुमत होगा। क्यों होगा उसका भी एक रीजन है। आप 15 साल की शिवराज सिंह की सरकार देख लीजिए, 18 साल की, और मैं समझता हूं 12 महीने की सरकार माननीय कमलनाथ जी की देख लीजिए।
अगर तुलनात्मक औसत निकालेंगे तो जितने काम माननीय कमलनाथ जी ने कम समय में कर दिए वो ये 18 साल में नहीं कर पाए, उसकी तुलना में बराबरी कर औसत निकालिए तो ठीक है, नहीं कर पाए। ठीक है सुदेश शर्मा जी, हमारे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी तो जो चुनाव है उनके तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। मुद्दे संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ और सामने आएंगे, डेवलपमेंट तो है ही है, कई और मुद्दे भी होंगे। अब ये जनता को तय करना है कि आखिरकार उसके लिए बड़ा मुद्दा क्या होता है। जवाब तो देना होगा। मैं आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।